Hello everyone, I am Dr. Swapn and you're watching my YouTube channel Dental Expertise, and I am here again with explanation of 1st October 2023 UPPSC Dental Surgeon exam paper. So let's start with question number 31, and don't forget to like and subscribe my channel. Question number 31 is: all enamel wall of cavity preparation must consist of full length enamel rods on. Options are affected dentine, sound enamel, sound dentine, affected enamel. तो enamel margin strength के लिए क्या फीचर्स होने चाहिए कैविटी प्रिपरेशन के लिए? तो सबसे पहले होना चाहिए कि enamel margin जो है वो स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, एंड सेकेंड थिंग है कि जो एनामल फुल लेंथ एनामल रॉड्स होनी चाहिए जो कि कहाँ एंड होनी चाहिए, ऑन द साउंड डेंटिन. क्यों होनी चाहिए? बिकॉज जो एनामल रॉड्स होती हैं वो परपेंडिकुलर होती हैं एनामल सरफेस के. अगर ये फुल लेंथ एनामल रॉड्स होंगी तो ये स्ट्रॉन्गेस्ट करेंगी एनामल मार्जिन को, और जो रेस्टोरेशन होगा वो डिसलॉजमेंट नहीं होगा, ओके, और ईजीली ब्रेकेबल भी नहीं होगा. तो इसलिए इसका आंसर होगा all enamel wall of cavity preparation must consist of full length enamel rods on sound dentine. तो इसका आंसर है sound dentine. नेक्स्ट क्वेश्चन है: in plasmid the mechanism of the transfer of the genetic material through the sex pilus is. तो जब जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र करने की जो मैकेनिज़्म होती है थ्रू द सेक्स पाइलस, वो मैकेनिज़्म क्या कहलाती है? तो वो मैकेनिज़्म कहलाती है कॉन्जुगेशन. ओके, क्या कहलाती है? कॉन्जुगेशन. तो कॉन्जुगेशन इज़ द मैकेनिज़्म ऑफ डीएनए ट्रांसफ़र इन विच जो डोनर बैक्टीरियम होता है वो कांटेक्ट करता है रेसिपिएंट सेल से, और उनके बीच में एक पाइलस फॉर्म हो जाता है दोनों बैक्टीरिया के बीच में, जिसके कारण क्या होता है कि डीएनए जो है अपना रेप्लिकेट प्रोड्यूस करता है और ट्रांसफ़र करता है टू द रेसिपिएंट सेल. ओके, तो इन प्लाज्मा द mechanism of the transfer of the genetic material through the sex pilus is conjugation. Next question है: least carcinogenic among these options are cooked starch, sucrose, raw starch या फ्रक्टोज. तो जो कैरियोजेनिसिटी होती क्या? कैरियोजेनिसिटी जो होती है, इट इज़ अ एबिलिटी विच कॉजेज टूथ डिके. तो फ्रक्टोज को जो है क्या कहा गया है? लीस्ट कैरियोजेनिक प्रोडक्ट. लीस्ट कैरियोजेनिक प्रोडक्ट होता है ये, जो कि कहाँ पे फाउंड होता है? फ्रूट्स में मिलता है. और ये जो है इसमें क्या होता है, जो सुक्रोज होता है वो क्या करता है एक्चुअली, ओरल बैक्टीरिया के थ्रू जो है वो फर्मेंट हो जाता है, और जिसके कारण टूथ डिके करवाता है. बट फ्रक्टोज जो है वो लीस्ट कैरियोजेनिक होता है, इसलिए ये टूथ डिके नहीं करवाता है. जो ओरल हेल्थ है वो एक्चुअली डिपेंड करती है ओरल हाइजीन प्रैक्टिस पे. अगर फ्रक्टोज ऑप्शन में नहीं होगा, अगर ये ऑप्शंस के अलावा फ्रक्टोज ऑप्शन में नहीं होगा, तो जो रॉ स्टार्च है, रॉ स्टार्च ऑल्सो लेस कैरियोजेनिक होता है. तो अगर ऑप्शन में आएगा आपको और फ्रक्टोज नहीं होगा तो आप रॉ स्टार्च पे भी टिक कर सकते हैं लीस्ट कैरियोजेनिक के लिए. ओके, अदरवाइज अगर फ्रक्टोज प्रेजेंट होगा तो आपको फ्रक्टोज ही टिक करना होगा. तो लीस्ट कैरियोजेनिक अमंग दीज क्या होगा? फ्रक्टोज. नेक्स्ट क्वेश्चन है: नेम ऑफ द हार्मोन प्रीडोमिनेंटली प्रोड्यूस्ड इन रिस्पॉन्स टू फाइट, फ्राइट एंड फ्लाइट. इनमें से कौन सा हार्मोन है जो फ्राइट, फ्लाइट और फाइट के टाइम पे मतलब प्रोड्यूस हो जाता है, जो जिसके कारण ये फ्राइट, फाइट और फ्लाइट जैसी कंडीशंस आपको फील होती है? तो जो हाइपोथैलेमस होता है एक्चुअली वो एक्टिवेट करता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम को और ट्रिगर करता है एड्रिनल मेडुला को, जिसके कारण एड्रिनालिन या जिसे एपिनेफ्रिन आप कह सकते हैं, और नॉर एड्रिनालिन को रिलीज़ कर देता है, जिसके कारण फाइट, फ्राइट और फ्लाइट जैसे रिस्पॉन्स आपको फील होते हैं. तो फ्राइट, फ्लाइट किसके कारण होता है? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम के कारण होता है. और कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है वो? एपिनेफ्रिन, या जिसे कह सकते हैं एड्रिनालिन. तो उसके कारण क्या हो जाता है? अलर्टनेस जो है वो बढ़ जाती है, प्यूपिल डायलेट हो जाते हैं, ब्रीदिंग इंक्रीज हो जाती है, हार्ट रेट भी बढ़ जाती है, डाइजेशन इनिबिट हो जाता है, मसल टोन इंक्रीज हो जाती है. लेकिन जब पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट होता है तो
जो कोई भी पीपल होते हैं वो काम हो जाते हैं, जिसके कारण जो है प्यूपिल जो है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, ब्रीदिंग भी नॉर्मल हो जाती है, हार्ट रेट भी नॉर्मल हो जाती है, डाइजेशन स्टिमुलेटेड हो जाता है और मसल टोन जो है डिक्रीज हो जाता है। तो ये जो एपिनेफ्रिन, ये फ्लाइट, फ्राइट और फाइट, ये किसके कारण होता है? एपिनेफ्रिन के कारण। ओके, तो कौन सा हार्मोन करवाता है ये? एपिनेफ्रिन। या आप कह सकते हैं अगर एपिनेफ्रिन की जगह एड्रेनालिन भी लिखा होगा तो आप उसका आंसर एड्रेनालिन भी टिक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एंटीडोट फॉर हेपेरिन इज। तो जो प्रोटामिन सल्फेट होता है, प्रोटामिन सल्फेट इज द ओनली स्पेसिफिक एंटीडोट फॉर द रिवर्सल ऑफ हेपेरिन एक्टिविटीज़ के लिए। ओके, ये आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेयरसाइड CAD/CAM restoration requires। चेयरसाइड CAD/CAM requires, चेयरसाइड CAD/CAM restoration क्या रिक्वायर करता है? इनमें से क्या रिक्वायर करता है? ऑप्टिकल इम्प्रेशन, डुअल इम्प्रेशन, पेंडेक्स इम्प्रेशन या इलास्टोमेरिक इम्प्रेशन। तो चेयरसाइड जो CAD/CAM है, कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन एंड कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। तो ये जो है वो टिपिकली क्या रिक्वायर करता है? ऑप्टिकल इम्प्रेशन। ओके, तो इसका क्या आंसर होगा? ऑप्टिकल इम्प्रेशन। ऑप्टिकल इम्प्रेशन जो है ये एक डिजिटल टेक्नोलॉजी है जिसमें कि इंट्राओरल स्कैनर यूज़ किए जाते हैं जो कैप्चर करते हैं 3D इमेज ऑफ द पेशेंट्स टीथ एंड ओरल स्ट्रक्चर। और ये क्यों इंपॉर्टेंट होते हैं? यूज टू डिज़ाइन एंड फैब्रिकेट द डेंटल रेस्टोरेशन लाइक क्राउन, ब्रिजेस एंड इनलेस यूजिंग CAD/CAM टेक्नोलॉजी। ओके, तो चेयर साइड CAD/CAM रेस्टोरेशन क्या रिक्वायर करता है? ऑप्टिकल इम्प्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फर्स्ट इंडिकेशन ऑफ टूथ फॉर्मेशन अकर्स एज अर्ली एज। तो टूथ फॉर्मेशन जो है वो कौन से वीक में स्टार्ट हो जाता है? तो इसका आंसर है 6 वीक ऑफ प्रीनेटल लाइफ। ओके, इसका आंसर क्या होगा? 6 वीक ऑफ प्रीनेटल लाइफ में, जो इंट्रायूटेराइन लाइफ में स्टार्ट हो जाता है 6 वीक में टूथ फॉर्मेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल। तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल इनमें से कौन सी है? ऑप्शंस है, रिवर्टिंग पोस्ट माइटोटिक सेल, डिफरेंशियल इंटरमाइटोटिक सेल, फिक्स्ड पोस्ट माइटोटिक सेल या वेजिटेटिव इंटरमाइटोटिक सेल। तो इसका आंसर है डिफरेंशियल इंटरमाइटोटिक सेल्स। ये जो सेल्स हैं इनमें एबिलिटी होती है टू डिवाइड एंड डिफरेंशिएट इनटू वेरियस सेल टाइप्स। तो और ये जो है ये इतनी ज़्यादा मतलब डिफरेंशिएट वो डिवाइड होने की उनमें एबिलिटी होती है, तो इसलिए जो ये हैं हाईली रेडियो सेंसिटिव होती हैं। इट मीन्स वो डैमेज हो जाती है ईजिली विद द आयोनाइजिंग रेडिएशन। ओके, तो मोस्ट रेडियो सेंसिटिव सेल्स कौन सी होंगी? डिफरेंशियल इंटरमाइटोटिक सेल्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्रोनिक पेरियोस्टाइटिस इन चिल्ड्रन आर नोन एज। क्रोनिक पेरियोस्टाइटिस चिल्ड्रन में जो होती है उसे और क्या कहते हैं? तो ऑप्शन है, हिस्टियोसाइटोसिस, गारीज ऑस्टियोमाइलिटिस, ट्यूबरकुलस ऑस्टियोमाइलिटिस या चेरोबिज्म। तो इसका आंसर है गारीज ऑस्टियोमाइलिटिस। तो गारीज ऑस्टियोमाइलिटिस को क्रोनिक पेरियोस्टाइटिस भी कहते हैं या पेरियोस्टाइटिस ऑसिफिकेंस कहते हैं या गारीज ऑस्टियोमाइलिटिस कहते हैं। ओके, तो इसमें क्या होता है कि कॉर्टिकल बोन के थ्रू जो है इन्फ्लामेशन जो है वो स्प्रेड हो जाता है पेरियोस्टियम तक, और फिर इसके बाद वहाँ पे पेरियोस्टल रिएक्शन होती है जिसके कारण प्रोलिफरेटिव रिएक्शंस चालू हो जाते हैं पेरियोस्टियम में। ओके, तो क्रोनिक पेरियोस्टाइटिस को क्या बोलते हैं? गारीज ऑस्टियोमाइलिटिस। Which bonds in protein structure are not broken on denaturation? इनमें से कौन सा प्रोटीन स्ट्रक्चर है जो डीनेचुरेशन के टाइम पे ब्रोकन नहीं होता है? तो ऑप्शंस है, आयनिक बॉन्ड्स, पेप्टाइड बॉन्ड्स, डिसल्फाइड बॉन्ड्स या हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो इसका आंसर है पेप्टाइड बॉन्ड्स। ओके, तो ड्यूरिंग द डीनेचुरेशन प्रोसेस ऑफ द प्रोटीन the secondary and tertiary structure of protein will be changed, but the peptide bond of the primary structure remain constant. क्यों हो जाता है ऐसा? बिकॉज द डीनेचुरेशन रिएक्शन जो है वो इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती है कि वो इस पेप्टाइड बॉन्ड को वीक कर सके। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ दीज इज यूजुअली नॉट पॉसिबल विद द ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। तो ऑप्शंस है करेक्शन ऑफ फेशियल एसिमेट्री, वाइडनिंग ऑफ मैंडिबुलर सिम्फाइसिस, करेक्शन ऑफ मैंडिबुलर डेफिशिएंसी और वाइडनिंग ऑफ कॉन्स्ट्रक्टेड मैक्सिला। तो इनमें से कौन है जो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी जो है, इसमें से कौन सी चीज़ है जो नहीं कराता है? तो ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी को अपन करेक्टिव जॉ सर्जरी भी बोलते हैं, जिसमें क्या होता है कि जो ये सर्जरी होती है वो मोस्टली किस चीज़ के लिए होती है? जॉ रिलेटेड प्रॉब्लम्स के लिए होती है, जो कि फोकस किस पे करती है? ऑन द रीपोजिशनिंग एंड रीशेपिंग ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ एंड इम्प्रूव द फेशियल सिमेट्री एंड फंक्शन। ठीक है, तो ये क्या क्या कराती है? करेक्शन ऑफ फेशियल एसिमेट्री, करेक्शन ऑफ मैंडिबुलर डेफिशिएंसी एंड वाइडनिंग ऑफ द कॉन्स्ट्रक्टेड मैक्सिले। बट जो वाइडनिंग ऑफ मैंडिबुलर सिम्फाइसिस है, इट इज़ नॉट अ कॉमन ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। तो इसका आंसर क्या होगा कि वाइडनिंग ऑफ द मैंडिबुलर सिम्फाइसिस इज नॉट पॉसिबल विद द ऑर्थोग्नैथिक सर्जरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ग्रीन स्पैन लीजन इज। तो ग्रीन स्पैन लीजन इनमें से क्या है? हेरी ल्यूकोप्लेकिया, लाइकेन प्लानस, ज्योग्राफिक टंग या ओरल सबम्यूकोसिस फाइब्रोसिस। तो जो हेयरी ल्यूकोप्लेकिया है वो क्या होता है? विथ कॉर्रुगेटेड लीजन, वाइट कॉर्रुगेटेड लीजन होता है जिसे हेयरी ल्यूकोप्लेकिया कहते हैं। और ये किसने बताया था? ग्रीन स्पैन ने बताया था। तो ग्रीन स्पैन लीजन, इसलिए इसे ग्रीन स्पैन लीजन भी कहते हैं। ओके, एंड इट इज़ एसोसिएटेड विद द HIV एड्स। ओके, और इसमें जो है इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए इसकी पुअर होती है प्रोग्नोसिस। ओके, तो ग्रीन स्पैन लीजन इज हेयरी ल्यूकोप्लेकिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्टिकल कॉम्पैक्शन ऑफ वार्म गट्टा पर्चा टेक्निक वॉज गिवन बाय। तो किसने दिया था वर्टिकल कॉम्पैक्शन गट्टा पर्चा टेक्निक? तो ये दिया था शील्डर ने। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हायोइड बोन डेवलप्स फ्रॉम। तो हायोइड बोन जो है वो डेवलप्स कहाँ से होती है? ऑप्शंस हैं फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड ब्रेकियल आर्च, सेकेंड एंड थर्ड ब्रेकियल आर्च, थर्ड एंड फोर्थ ब्रेकियल आर्च या फर्स्ट एंड सेकेंड ब्रेकियल आर्च। तो ये जो सेकेंड फेरेंजियल आर्च है उसे अपन हायोइड आर्च भी कहते हैं, एंड इट इज़ डिराइव्ड फ्रॉम द सेकेंड आर्च फ्रॉम द कार्टिलेज ऑफ सेकेंड आर्च। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि जो सेकेंड और थर्ड फेरेंजियल आर्च जो है, सेकेंड और थर्ड फेरेंजियल आर्च जो है वो राइज करती है हॉर्न ऑफ द हायोइड बोन। तो जो इसका जो ग्रेटर हॉर्न अराइज होता है वो किससे होता है? थर्ड ब्रेकियल आर्च से। ओके, और जो लेसर हॉर्न है वो अराइज होता है सेकेंड से। तो इसलिए इन दोनों का फ्यूज़न होने के बाद ही फॉर्मेशन होता है हायोइड आर्च का। तो इसलिए इसका आंसर होगा हायोइड बोन डेवलप्स फ्रॉम द सेकेंड एंड थर्ड ब्रेकियल आर्च। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है पेरिपोन्टिक इज नोन एज। पेरिपोन्टिक को क्या कहते हैं? फेस पेरिपोन्टिक, कोनिकल पोन्टिक, मॉडिफाइड सैनिटरी पोन्टिक या ओवेट पोन्टिक। तो पेरिपोन्टिक को मॉडिफाइड सैनिटरी पोन्टिक भी कहते हैं, या इसका दूसरा नाम आर्च फिक्स्ड पार्शियल डेंचर भी है, जो कि मैंडिबुलर पोस्टीरियर मिसिंग टीथ के लिए यूज़ होता है और इंट्रोड्यूस किया था टीजैन ने इन 1983। ओके, तो इसका आंसर क्या होगा? पेरिपोन्टिक इज नोन एज मॉडिफाइड सैनिटरी पोन्टिक। Oral antacids are most likely to reduce the absorption of which of the following drug when given orally। तो oral antacid जो है most likely to reduce the absorption of, oral antacid जो है वो किसके absorption को कम कर देते हैं? तो इसका आंसर है टेट्रासाइक्लिन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है नालगोंडा टेक्निक ऑफ डिफ्लोरिडेशन वॉज डेवलप्ड एट। डिफ्लोरिडेशन की जो टेक्निक है नालगोंडा टेक्निक वो
कहाँ पे डेवलप हुई थी? जो नलगोंडा टेक्निक जो है वो डेवलप हुई थी नागपुर में, इंडिया में। और इस टेक्निक का नाम क्या था? कहाँ पे हुई थी ये? किस इंस्टीट्यूट में? नेशनल एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट, जिसे कहते हैं नीरी। ओके, तो ये आपको याद रखना है, कभी कभी ऑप्शंस में ये भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन इन डेंजरस एरिया ऑफ फेस यूजली लीड्स टू, इसका आंसर है कैवर्नस साइनस थ्रोम्बोसिस। इसका एक्सप्लेनेशन मैंने 2000 UPPSC 2018 के पार्ट 2 में बताया हुआ है। इसका डिस्क्रिप्शन, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, तो आप वहाँ से उसका एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेक्टेंगुलर वायर यूज्ड in edgewise in primarily meant for correction of crown in all three direction, correction of archland deficiency, correction of anterior crowding, increasing of strength of wire। तो रेक्टेंगुलर वायर जो है वो किस चीज़ के करेक्शन के लिए यूज़ होता है? तो रेक्टेंगुलर वायर यूज्ड होता है मोस्टली फॉर द आर्च लेंथ डेफिशिएंसी। ओके, तो रेक्टेंगुलर वायर जो है वो प्रोवाइड करता है नेसेसरी फोर्स एंड टॉर्क मूवमेंट। ये आपको याद करना है कि रेक्टेंगुलर वायर जो है वो क्या प्रोवाइड कर रहा है? नेसेसरी फोर्स एंड टॉर्क मूवमेंट देता है टीथ को, जिसके लिए एंड डिज़ायर्ड पोजीशन एंड करेक्ट करता है आर्च लेंथ डेफिशिएंसी को। ओके, और अगर आप कंपेयर करें राउंड वायर से, तो वो सुटेबल चॉइस माना जाता है फॉर द करेक्शन ऑफ आर्च लेंथ डेफिशिएंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी इज, इनमें से कौन सा विटामिन डी के लिए बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म है? तो ऑप्शंस हैं एगोकैल्सीफेरॉल, डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल, कैल्सीट्रायोल या कोलेकैल्सीफेरॉल। तो क्या होता है, जब स्किन जो है सन एक्सपोजर होता है जैसे ही स्किन में, तो स्किन एक्चुअली कंटेन करती है 7 डिहाइड्रोकोलेस्ट्रॉल। तो आफ्टर सन एक्सपोजर ड्यू टू केमिकल चेंजेस क्या होता है, ये कन्वर्ट हो जाती है कोलेकैल्सीफेरॉल में, जिसे बोलते हैं विटामिन D3। ओके, ये इसमें चेंज हो गया, ये यहाँ पे इसमें चेंज हो जाता है। ओके, फिर क्या होता है, विटामिन D3 जो है यहाँ से जाता है लिवर में, तो लिवर में ब्लड स्ट्रीम के थ्रू जाता है, और लिवर में ये इसमें हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीडायोल में। ओके, ये किस में कन्वर्ट हो गया? कैल्सीडायोल में, जिसे बोलते हैं 25 हाइड्रोक्सी विटामिन डी। कैल्सीडायोल जो है फर्दर प्रोसेस होता है इन द किडनी, यहाँ से कहाँ चला जाता है? ये किडनी में जाता है। किडनी में वहाँ पे फिर से प्रोसेस के थ्रू जो है, हाइड्रोक्सिलेशन प्रोसेस के थ्रू ये कन्वर्ट हो जाता है कैल्सीट्रायोल में, जिसे कहते हैं 125 डाइहाइड्रोक्सी विटामिन डी। और ये जो कैल्सीट्रायोल है इज़ द बायोलॉजिकली एक्टिव फॉर्म ऑफ विटामिन डी। ओके, तो ये क्या होता है? ये एक्टिव फॉर्म होता है विटामिन डी का बायोलॉजिकली, जो कि रेगुलेट करता है कैल्शियम एंड फॉस्फोरस एब्जॉर्प्शन को इन द इंटेस्टाइन, विच इज़ एसेंशियल फॉर द बोन हेल्थ एंड सेल ग्रोथ रेगुलेशन के लिए। ओके, तो आज का वीडियो हम यहीं एंड करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।